They have to storm the social media. Well, they've done it for the first time. Yes. Let's ask Mr. Dharampal Meshram of the BJP. Dharampal Meshram जी नमस्कार. सर नमस्कार नमस्कार सर, जय सिया राम, कैसे हैं? जय श्री राम सर, जय सिया राम. बस बढ़िया हूँ, चल रहा है सर. हर जगह पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, हर जगह पर आ रहा है. अरे 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी 150 पार भी नहीं करती है, ये करती है वो करती है. इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं और उनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सब लोग ये डाल रहे हैं. सर क्या हो रहा है? असल में 150 आ रही है क्या सर आपकी? वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है सर. मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने. और वो ये बोल रहे हैं कि हमें 20 करोड़ व्यू आए, 28 करोड़ व्यू आए, पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ. ये 28 करोड़ व्यू कहाँ से आ जाते हैं मुझे मालूम नहीं है. आप विरोधी पार्टी का आजकल सोशल मीडिया का हैंडल ज्यादा देख रहे हैं सर. वही आ रहा है और मैं नहीं देख रहा हूँ. और यूट्यूब मेरे को ज्यादा भेज रहा है सर. यूट्यूब ज्यादा भेज रहा है, वो तो मेरी गलती नहीं है. अगर आप देखते एक बार तो बार बार आपको वही दिखाई देगा. सर देखना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कहाँ से क्या क्या. नहीं आप देखिए सर. मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मैं तो अचंभित हो गया कि ये क्या है, ये कैसे हो गया भाई. अच्छा ये चीज बताओ धर्मपाल मेश्राम जी. यू आर अ यंग मैन, यू आर वेरी फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी. आपको मालूम है टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है, क्या होती है क्या नहीं होती, आपको एक एक चीज मालूम है. अरे 28-30 करोड़ व्यू कहाँ से आते हैं ये बताओ ना. आजकल मोदी जी के खिलाफ जो भी कुछ डाल रहा है उसमें 2 करोड़ व्यू आ रहे हैं, 5 करोड़ व्यू आ रहे हैं. अरे कहाँ से आ जाते हैं भाई? लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे बैठे रहते हैं क्या पूरे देश के लोग? कैन यू इमेजिन दैट? मतलब 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 28 करोड़ लोग एक चीज को देख रहे हैं, इसका मतलब 5% भारत की पॉपुलेशन देख रही है उसको. सर ये जरा मिस्ट्री सॉल्व करें मेरे लिए प्लीज, बताएं. सर मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूं, इसका मैं सही जानकार भी नहीं हूं, पर मुझे निश्चित रूप से आशंका जरूर है कि आज मोदी जी के खिलाफ में जी जैसे भारत नाम की एक शक्ति दुनिया के पटल पर उभरी है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से यह भी होना ही चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ में दुनिया की एक शक्ति काम कर रही हो. और आज चाहे फिर वो अमेरिका रहे या चाइना रहे या पाकिस्तान रहे, यह तो आप ये नहीं कर पाएंगे कि व्यूअर कहाँ का है, किस प्रकार से उसका व्यूअरशिप बढ़ाया जा रहा है. इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया की एक भारत विरोधी शक्ति भी इसमें शायद शामिल हो. आपकी बात बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी बात में बहुत दम है भाई साहब, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. धर्मपाल मेश्राम जी आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली. ये क्लियर कट एक कंस्पिरेसी है, मुझे ऐसा लगता है हर तरफ से, निश्चित किसी भी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल जस्ट द अदर डे एक जर्नलिस्ट भाई साहब हैं, बड़े नामचीन जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं. उनके चैनल पे कभी कोई हार्वर्ड का कोई प्रोफेसर आ जाता है, कभी बर्कली से कोई आ जाता है, कभी कोई ऑक्सफोर्ड से आ जाता है, और हर एक कोई यही दिखाता है कि किस तरीके से हिटलर ने ये किया, मोदी ने ये किया, हिटलर ने ये किया, मोदी ने ये किया, और भारत भी अब हिटलर शाही की तरफ जा रहा है. मतलब ये क्या है भाई? कौन सी हिटलर शाही है? आपको दिख रहा है क्या? मतलब सर ये मतलब क्या बोलिए चुनावी दौर है, यह चुनावी दौर है, और यह एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी मोदी जी के खिलाफ ही नहीं सिर्फ, अपितु मैं समझता हूं कि ये देश के खिलाफ में, यह भारत के खिलाफ में चल रही है. तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसका जवाब इस देश की जनता निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अपने वोटों के रूप में देगी, और इसमें भारत जीतेगा. हमारा मानना है यह लड़ाई हम लोग भारत के लिए लड़ रहे हैं. हम कोई विपक्ष को हराने के लिए, किसी को सत्ता में बैठाने के लिए या स्वयं सत्ता में आने के लिए हमारी लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई भारतवर्ष को जिताने के लिए है. और निश्चित रूप से देश की आबादी इस और बारीकी से देख रही है, शांति से देख रही है, सहजता से देख रही है. जो राम को लाए, जो राम, आपका पूरे बीजेपी का टैगलाइन है और देश में एक गूंज है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे. एक जबरदस्त नारा चल रहा है पूरे देश में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे. और मोदी जी ने आगे जाके कहा, जो सूर्य तिलक के जो पूरा फंक्शन होगा रामनवमी के दिन, 500 साल के बाद ऐतिहासिक दिन रामलला, और आगे जाके मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा राम के खिलाफ थे.
उन्होंने कोर्ट में भी राम जी के खिलाफ गए और भगवान राम को लल्ला को टेंट में रखे। ये आपके बंगला था, राम लल्ला टेंट में था, तब सौगंध संकल्प लिया था ये होगा। तो ये बार बार क्या ये देश यही गूंज सुनकर यही इलेक्टोरेट यही वोट डालेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये टैगलाइन क्या लोगों को दिल में बैठ गया है? मेश्राम जी। प्रदीप जी, ये बात तो सच है, ये स्वीकारनी पड़ेगी कि इस देश का इतिहास गुलामगिरी का रहा है और यह देश प्रतीकों का रहा है। हमने देखा है पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार का वातावरण रहा है कि हमारे देश में हमारी संस्कृति को मिटाकर कोई आक्रांतों की संस्कृति ने हमारे संस्कृति पर अतिक्रमण करके रखा था, आक्रमण करके रखा था। और मोदी जी के नेतृत्व में यह सब चीजें अनेक वर्षों के बाद जब हम इतिहास की ओर मुड़कर देखते हैं तो तकरीबन 500 से भी ज्यादा साल के ऊपर जिस प्रकार का मोदी जी ने निर्णय लिया, और यहाँ सिर्फ मोदी जी ने निर्णय लिया यह नहीं, तो पूरी तरह से कानून का पालन कर हर चीज को इतिहास के पन्नों पर पारख कर, और जिस प्रकार से न्यायदान प्रणाली का भी इसमें ये रहा, सच्चाई ढूंढने का प्रसंग रहा, और निर्णय लेने वाली शक्तियां जब मोदी जी के पीठ के पीछे खड़ी रही, तब मैं समझता हूं कि प्रभु श्री राम जी के साथ भी इस प्रकार से न्याय हुआ, या प्रभु श्री राम जी ने इस देश के साथ में न्याय किया। तो ये 500 साल बाद जो गुलामगिरी का इतिहास था वह मिटाकर अगर रामलला जी वहां पर स्थापित होते हैं तो यह सिर्फ भारत की नहीं, भाजपा की नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की जीत है। और यही इस देश की जो आबादी है, बहुसंख्य आबादी है, जो न्याय चाहती है, जो सच्चाई समझती है, वह सब इसके साथ में है। और मैं समझता हूं कि इसका जो निर्णय है इस देश की जनता निश्चित रूप से लेगी, और आने वाले चुनाव में जहां जहां भी लोकसभा चुनाव हो रहे, जिन जिन राज्यों में जिस समय पर, उस तरीके से बहुसंख्य जनता इस तरीके से निर्णय लेगी और इस देश के संविधान को, इस देश को जिताएगी, ऐसा मेश्राम जी। जयशंकर जी ने कहा, मोदी साहब हमेशा कहते हैं, अमित शाह जी, राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्रवाद में कोई मोदी जी के हाथ पकड़ नहीं सकते। जयशंकर जी ने कहा कि 26/11 सबसे बड़ा उदाहरण था कि कांग्रेस रिएक्ट नहीं किए, रिएक्ट करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने सोचा कि न रिएक्ट करना देश के हित में है और रिएक्ट नहीं किए। जयशंकर जी ने कहा कि मोदी जी आने के बाद ये पूरा फिलॉसफी चेंज हो गया, आउटलुक चेंज हो गया। राजनाथ सिंह जी रिसेंटली कहा कि हम आतंकवाद का पीछा करते करते देश के बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाके उनको मारेंगे। ये मोदी जी ने एक जबरदस्त तरीके से एक एनफोर्समेंट कर दिया कि हम जीरो टॉलरेंस टू टेरर एंड जीरो टॉलरेंस। तो ये कंसेप्ट मोदी जी का है। बोले कि ये तो इस पे क्या कांग्रेस वाज सॉफ्ट ऑन टेरर एंड कांग्रेस वाज सॉफ्ट ऑन रेड टेरर? कैसे देखते हो मेश्राम साहब इसको? प्रदीप जी, यह बात तो कई बार उजागर हुई है। जब 26/11 का वाकया रहे, संसद पर हल्ला की बात रहे, अक्षरधाम मंदिर पर हल्ला करने वाली बात रहे, ऐसे अनेक वाकये इस देश के अंतर्गत और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ऐसे कई मसले हुए। लेकिन सरकार जिस तरीके से उस समय एक्टिवेट हो रही थी, जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही थी, या सिर्फ देखने भर का काम कर रही थी, वह परसेप्शन मोदी जी ने पूरी तरीके से बदल दिया। आज अगर हम पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद के अड्डे उद्ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं, अगर अभिनंदन जी को हम पूरे सम्मान के साथ वहां की धरती से हमारे देश में वापस ला सकते हैं, अगर कतार में फांसी सुनाई गई जिन 11 हमारे नागरिकों को, उनको हम ससम्मान यहां अपने देश में वापस ला सकते हैं, और जीरो टॉलरेंस टू आतंकवाद के खिलाफ में, तो यह आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह साबित हुआ है कि भारत जो 2014 से पहले जो प्रतिमा भारतवर्ष की थी, भारत देश की थी, आज पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल गई। और श्रीमान जयशंकर जी को अनेक प्रकार का अनुभव है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुके हैं, तो यह वह भी समझते हैं कि उन्होंने जिस अनुभव से वो गुजरे हैं, और आज जिस प्रकार से मंत्री रहते हुए उनका जो
मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है। और उन्होंने सच ही कहा है कि अभी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत देश को सही तरीके से दिशा दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, और यही सच है, यह इस देश के लोगों ने भी स्वीकारा है। आपने जो बात कही चलिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कमांडर कुलभूषण जाधव जो हैं उनकी भी रिहाई बहुत जल्दी हो जाएगी। 2016 से वो एक पाकिस्तानी जेल में हैं, उनको किडनैप कर लिया गया, फिर पाकिस्तानी ISI को बेच दिया गया, आज तक वो जेल में हैं, 8 साल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी रिहाई के लिए भी कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। आपको कुछ जानकारी है इस विषय के बारे में? नहीं बजाज साहब, मुझे इस संदर्भ में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नेतृत्व पर और सरकार पर विश्वास रखता हूं और मैं समझता हूं अगर ये जो भी जिस प्रकार की भी चीजें हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी न्याय मिलाने के लिए मोदी जी का इनिशिएटिव निश्चित रूप से रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए ताकि वो स्वदेश लौट जाएं। आई होप इट हैपेंस। लेकिन आप यहाँ पर ये बताएं सर, बार बार ये कहा जा रहा है अलग अलग पोलिंग एजेंसीज द्वारा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं पोलस्टर्स की बात कर रहा हूँ, सेफोलॉजिस्ट की बात करता हूँ, जैसे CSDS लोक नीति है, वो दिखा तो रहे हैं कि चलिए ठीक है मोदी जी वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इश्यूज बताए कि इश्यूज क्या क्या हैं, लोगों के दिमाग में क्या क्या हैं। भाई मैं भी पत्रकार रहा हूँ 1982 से, 1982 से पत्रकार हूँ सर, 42 साल हो गए मुझको भी। ये कहना कि राम मंदिर किसी के दिमाग में नहीं है, राम मंदिर बड़ा विषय नहीं है इस चुनाव में, मुझको तो ऐसा लगता है कि मतलब कबूतर की तरह बिल्ली सामने है और कबूतर अपने अपने आंख बंद कर ले, मुझको तो ये लग रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा विषय तो वही है, सबसे बड़ा इशू तो वही है। अरे भाई पूरे देश का आत्मसम्मान, 505 साल पुराना आत्मसम्मान जो वापस आ गया, 525 साल पुराना आत्मसम्मान अगर वापस आ गया, ये 1495 की बात है जब वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने साल हो गए सर? 529 साल हो गए हैं। ये पूरा आत्मसम्मान रिस्टोर किया गया, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर की गई है, और आप कहते हैं वो इशू ही नहीं है। मतलब व्हाट डू यू थिंक मेश्राम साहब, ये क्या है? लोगों को क्या बेवकूफ बनाने वाली बात की जा रही है? क्या किया जा रहा है? बजाज साहब, एक ही विषय की तरफ देखने के लोगों के और नजरिए हो सकते हैं। हम इस संदर्भ में कोई बात नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा मानते समझते हैं तो ये उनकी अनदेखी है। भारतीय समाज मन को समझने की उनकी क्षमता पर ही शंका मुझे निश्चित रूप से हो रही है जी। अगर इस देश की बहुसंख्य आबादी अगर इस बात में विश्वास रखती है कि यह सच है तो निश्चित रूप से यह नब्ज जो है सिर्फ मोदी जी और इनके नेतृत्व वाली सरकार के लोग पकड़ पाए। तो जो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली मोदी जी की सरकार जिस तरीके से और प्रकार से काम कर रही है, मैं समझता हूं कि हर विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विषयों पर जिस प्रकार से काम हो रहा है उस प्रकार से लोग उस काम की तरफ देख रहे हैं पूरी अपेक्षा और आशा के साथ में और विश्वास के साथ। और यहाँ पर एक और चीज समझता हूँ, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ धर्मपाल मेश्राम जी। सॉरी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आपके और प्रदीप जी की इस विषय में बात भी हुई है अभी राम मंदिर के बारे में, जब सूर्य तिलक के बारे में बात वगैरह हुई। लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है हर हफ्ते सरकार द्वारा, हर महीने। एक्चुअली इट इज वीकली, हर महीने नहीं होता सर, वो वीकली होता है। वो राशन की दुकान से वीकली मिलता है, 5 किलो राशन मिल जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। वो अलग बात है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है, 15 दिन में कहीं मिलता है, कहीं 20 दिन में, कहीं 21 दिन में। लेकिन यहाँ पर उसको भी उल्टा करके दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास कोई काम ही नहीं है, बेरोजगार हैं। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये कहा जा रहा है। मैं समझी सर, इस बात को आप हेल्पिंग हैंड की तरह देखिए, ये सपोर्टिंग सिस्टम की तरह से देखिए।
अगर नीति आयोग के फिगर है कि 25 करोड़ आबादी को हमने दरिद्री रेखा से गरीबी रेखा के ऊपर लाया है, जी, तो मुझे भी किसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि आपने अगर 80 करोड़ जनता को एक ही समय में आप 5 किलो पर प्रति माह राशन मुफ्त देने का काम कर रहे हैं, तो 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकाला गया? तो यह वो लोग समझना नहीं चाहते कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है और जिस प्रकार से इस देश की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, उनके मदद के प्रयास में अगर हमने इस प्रकार से लोगों की मदद नहीं की, उनके दिक्कतों को नहीं समझा, अगर उनको न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार के कार्य नहीं किया, सोशल जस्टिस, सोशल वर्क नहीं किया, तो वो गरीबी रेखा से, दरिद्र रेखा से बाहर कैसे निकलेंगे? आज भी अगर यह स्थिति है तो इस प्रकार से काम करना ही पड़ेगा बजाज साहब। दुरुस्त बात। मेश्राम जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से कहा कि आप सनातन धर्म के बारे में हमसे पूछे, इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष पहन रहा नहीं पहन रहा वो भी पूछिए, बट हमसे ये भी पूछिए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो श्रमिक है उस वर्ग के लिए। बोले कि महालक्ष्मी योजना देखिए, 1 लाख पर मंथ पर एनम हमने प्रॉमिस किया वो मिलेगा, किसान का एमएसपी हम कानून बना रहे वो होगा, अग्निवीर हम बैन करेंगे, हम रिक्रूटमेंट, रेगुलर रिक्रूटमेंट। तो बोले कि ये मुद्दे पर बात करें, आप हमेशा हमको सनातन धर्म में घेरते हो। तो ये क्या ये अपील जो प्रियंका गांधी का है वो लोगों तक संदेश ठीक से जाएगा कि ये फिर आपको लगता है कि जुमले की तरफ लोग देखेंगे उसको? प्रदीप जी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने 5 प्रकार की गारंटी जनता को दी। क्या उन्होंने इन 5 गारंटियों पर काम किया? क्या उन्होंने अपने वादा निभाया? तो यह तो समझना पड़ेगा। और हमने सनातन धर्म का सिर्फ वास्ता नहीं दिया है लोगों को, यह तो अलग मसला हो गया है, लेकिन हम सुधारनावादी भी रहे हैं। हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया, हमने जनधन खाते निकाले, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए उनके मालकियत के, हमने समाज के हर वर्ग के साथ में न्याय किया है। हमने किसानों को हर त्रैमासिक 6,000 रुपए का देने का काम किया, हमने लक्षावधि करोड़ रुपए इसमें खर्चा किए। हमने यूरिया की कीमतों को सस्ते में किसानों को मुहैया कराया। हम हर क्षेत्र में हर प्रकार से काम कर रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मोदी जी ने सर्वप्रथम निर्णय लिया, आज संसद में 30%, 33% अगर आरक्षण का विधेयक सिर्फ पारित नहीं किया तो आप यकीन रखिए कि उसको निश्चित रूप से लागू भी किया जाएगा। हम हर समाज के हर हिस्से की तरफ, चाहे फिर वो युवा हो, गरीब हो, महिला हो, अन्नदाता किसान हो, हर क्षेत्र में भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से ध्यान से काम कर रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का, जिस प्रकार से उनका जो मैनिफेस्टो रहा है, जो जाहिरनामा रहा है, उन्होंने जो राज्यों में भी जो मैनिफेस्टो दिया, क्या उसका पालन उन्होंने किया है? तो निश्चित रूप से नहीं किया है। वो कहते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में हम लोगों ने जितने वादे किए थे पूरे निभाए हैं। बिल्कुल नहीं राजीव जी, अगर उन्होंने किया है तो केंद्र सरकार की तरफ वो आज उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमें अनुदान देना चाहिए। तो जब उन्होंने चुनाव में मैनिफेस्टो जाहिरनामा जो बनाया था, तो क्या केंद्र की सरकार के मदद सोचकर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था? तो यह बिल्कुल ही झूठ बातें हैं। उसका भी ठिकरा, उनके अपयश का ठिकरा भी वो हमारे सरकार पर अगर और केंद्र सरकार के ऊपर अगर फोड़ना चाहते हैं तो यह इस देश की जनता निश्चित रूप से उस तरफ ध्यान से देख रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के झूठा नामा में निश्चित रूप से वो नहीं फंसेगी और सच के साथ, मोदी जी के साथ निश्चित रूप से जाएगी। राहुल गांधी जी का कहना है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। बोले आपको, यानी इलेक्शन कमीशन को सजेशन दिया था राहुल गांधी जी ने, वीवीपैट जो है वो वोटर को दिया जाए रिसीप्ट, और वोटर जाके सेपरेट डब्बे में डालेंगे और वो डब्बा 100% गिनती होगा, काउंट होगा। बोले वो सुझाव को कोई सुन नहीं रहा है, फिर वही होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं है। राहुल गांधी जी के ना पार्लियामेंट में सुनते हैं ना बाहर सुनते हैं, ब्लॉक किए आप। तो ये क्या फिर वही डायलॉग
राजा की आत्मा ईवीएम में है, वो कैसे देखते हो? लोगों तक ये संदेश क्या देना चाहता है राहुल गांधी जी? प्रदीप जी, जिस प्रकार का परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, अगर सच देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये स्वतंत्र संस्था है और इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम किसी लोगों को चैलेंज किया, आह्वान किया, और इतना ही नहीं कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी आए, उन्होंने कैंपेन चलाया पूरा 15 दिन, महीना भर। क्या कोई भी मशीन के साथ में आप छेड़छाड़ करके दिखाइए, उसको हैक करके दिखाइए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आई। अगर आप जिस प्रकार से कुछ चुनिंदा लोगों के सामने, उनके लोगों के साथ में और उनके मिली हुए मीडिया के सामने जिस प्रकार का डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसको आह्वान देकर चुनाव आयोग अगर स्वयं जनता के बीच जाकर आह्वान देता है और कहता है कि आप ये मशीन है, इसमें आप छेड़छाड़ करके बताएं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह आह्वान को स्वीकारा नहीं। हर बूथ पर उन्होंने मशीन को भेजा है। आज मैं स्वयं कल वोटिंग देकर आया हूं और वहां पर वीवीपैट का दिखाई देना, उसका कटिंग होते हुए दिखाई देना, यह सारी चीजें निश्चित रूप से ठीक ढंग से हो रही है जी। लेकिन जहां तक अगर इसमें कोई आपत्ति है तो फिर से वो उन लोगों ने इस आह्वान को स्वीकारना चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार से ये कहना है मेशराम साहब, विपक्ष का ये कहना है कि जो ईवीएम मशीन उनके सामने रखी गई उसको उनको हाथ लगाने को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई ये मशीन है, ये देख लो, अब आप इसको रिमोटली इसको हैक कर सकते हो तो करो, ऐसा कहा गया है। हर एक पार्टी ने ये कहा है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने कहा था आप इसको हमें आधे घंटे के लिए देख लीजिए, अपनी सुपरविजन के तहत इसको हम हैक करके बता देते हैं, 2 मिनट में सारे वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेंगे लो, लेकिन उसको टच नहीं करने दिया। राजीव जी, यह बात बिल्कुल ही झूठी है जी। इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों ने सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी को अकेले में आह्वान नहीं दिया, इस संदर्भ में सबको दिया। उन्होंने बूथों पर मशीनों को रखा, उनको लोगों को ऑपरेट करने की मुभा दी, सारी चीजें, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उनके ये कहा गया है कि सामने नहीं केरल आए। में कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को पड़ रहा था। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। ये तो सर सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्डेड है। जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके ऊपर एफिडेविट मांगा है सरकार से कि केरल में ये कैसे हो गया कि बटन दबाया गया किसी और पार्टी को और बीजेपी को 2 वोट पड़ गए, एक भी नहीं 2। जी बताएं सर। देखिए ये बजाज साहब, यह आरोप है जी। यह आरोप जब तक के पूरी तरीके से उसका क्रक्स निकाल के सामने नहीं आएगा, तब तक के वर्डिक्ट नहीं आएगा जी। अगर एफिडेविट मांगा है तो ये सिर्फ प्रक्रिया है और आरोप तो लगते रहेंगे, क्योंकि चूंकि यह चुनाव का समय है, इतने दिनों में कोई भी कोर्ट का कोई भी प्रकार का फैसला नहीं आएगा। इसमें किस प्रकार की मिलीभगत है, किस प्रकार का काम हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन यह जो प्रणाली है, यह जो संवैधानिक व्यवस्थाएं है, इनके संदर्भ में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो चलते लेकिन चलते जो सर ये भी बता दें, प्रोसेस है जी मैं समझ गया सर। और जिस प्रकार से परसेप्शन बनाने वाली बात है, उसकी ही यह हिस्सा है, ऐसा मानता मैं समझता हूं। तो चलते चलते सर ये भी बता दें, अभी जो खबरें आ रही हैं कि पहले चरण में, चुनाव के पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं रही, ये कहा गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके विश्लेषण के मुताबिक जैसे तमिलनाडु में सारे चुनाव हो चुके हैं 39 की 39 सीटों के। नाउ दैट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेट फॉर यू, क्योंकि बाकी जो मेन स्टेट्स हैं, ऊपर जो स्टेट्स हैं, मेन स्टेट्स का मतलब है जिसमें ज्यादा सीटें हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब पहले ही आपकी बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो वहां पर इंप्रूवमेंट का कोई खास स्कोप नहीं है। तमिलनाडु में अगर आप 2 या 3 या 4 सीटें भी जीतते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है सर कि दक्षिण भारत में इस बार आपकी स्थिति कैसी रहेगी? चलते चलते मेशम, हमारे लिए मैं समझता हूं बजाज साहब की काफी अच्छी स्थिति दक्षिण भारत में भी रहेगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, इन सभी राज्यों में हम लोग तकरीबन, हमारा जो हिस्सा है, निश्चित रूप से हम चुनाव में जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, यहाँ पर पहले चरण में 5 सीटों पर चुनाव हुआ है जी। और आपको बता दूं, मैं विदर्भ रीजन का एक प्रतिनिधि भी हूं। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं
मैंने अनेक पत्रकारों के मुंह से सुना है कि यहां पर आप 9 सीटें हारेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम 10 की 10 सीटें विदर्भ में जीत रहे हैं। सर 11 सीटें पहले हैं विदर्भ चरण के में। चुनाव में 11 है ना, 11 विदर्भ की 11 नहीं, सीटें 10 10 पहले 11 थी, अच्छा डिलिमिटेशन में 10 अच्छा हुई। डिलिमिटेशन में 10 हो गई, ओके जी। हाँ, अभी काफी दिन हुए उसको, काफी साल हुए। और तो मैं यहाँ पर वहां तो बहन जी आपकी बहुत मदद कर रही है ना, हर जगह पे उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है। तो बजाज साहब, हमारे लिए किसी के भी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात है। हम हर चुनाव, देखिए, हम हर चुनाव 51% फीसदी वोटों के से ज्यादा जीत रहे हैं। तो हमारे लिए कोई भी मदद करने की आपको जरूरत हमारे लिए नहीं होती। आपको हेल्प नहीं चाहिए, वो मायावती जी हेल्प कर ही रहे हैं आपको। 1 से 3 लाख वोट वो तो ले लेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी कम से कम 1 से 3 लाख वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ले ही रहे हैं आपका मदद करने के लिए, बिना आपके पूछे। विश्राम जी, दुर्दैव से इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में भी लगते आए हैं और अन्य विचारधाराओं पर, अन्य पार्टियों पर भी लगते आएंगे। उनका जवाब वे देंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं या बता सकता हूं, यह सिर्फ नैरेटिव सेटिंग की लड़ाई है। एक पार्टी, देखिए, इस देश के संविधान ने अनेक पार्टियों का, यहां पर सिर्फ कोई 2 पार्टियां वाला पॉलिटिक्स इंडिया में, भारत में नहीं है। यहां पर अनेक पार्टियों को मान्यता है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना काम करेगी। इसके बीच में हम लोग नहीं आएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने काम में विश्वास रखती है और हम निश्चित रूप से हर सीट, आप देखेंगे कि पोलिंग वोट से 51% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और हम स्पष्ट रूप से चुनाव जीतेंगे। तो इस बार 370 पार सर? 370 तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा टारगेट है। हम 400 पार करेंगे एनडीए के रूप में, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हम और से 4 जून के बाद में बात करेंगे। Wonderful. Thank you so much, sir. Thank you very much. All our best wishes Thank are you with so you. much. जय सिया राम Thank sir. you, जय thank सिया you. राम, जय सिया राम. जय सिया राम। हर हर नमस्कार। महादेव, जय सिया राम. Thank you, sir. So very confident BJP, very confident. They say that 370 is very much achievable, and that after the 4th of June, of course, they'll probably have more than 400. Isn't that amazing? The turn of events that is going to take. This is the first phase that is over. Yes. And the second phase and the third phase, and then you'll have a lot of things coming out. More and more things come out, because the way the BJP machinery works 24/7, 365 days, it's amazing. It's like a machine that's working there. Right. And at the moment with us,